एक आपने अभिषेक सर बहुत बड़ी बात कही कि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, बस मेरे कहने से थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। पैसे का ना आज के समय पे बिल्कुल आपने सही कहा, सब भाग रहे हैं। ऐसा हो गया है कि किसी के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है। जी, कौन से स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय पे पैसे कमाने के लिए आपके हिसाब से? अगर मुझसे कोई पूछे सर, मैं तो ये कहूंगा एक यंगस्टर हो या जो भी हो, वो आज सोचता है कि मुझे बिजनेस चालू करना है, तो उसको पहला सबसे बड़ा चैलेंज दिमाग में ये आता है, यार इसके लिए बहुत पैसा लगेगा और पैसा है नहीं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जीने की कला। मैंने उस पर एक टॉपिक बनाया है सर, छोड़ने की कला। अगर आप गौर करें ना सर, हम पे छोड़ना भी नहीं आता। पैसा और बिजनेस आज के समय पे ऐसे दो शब्द हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया ही पावली हो चुकी है और भारत में भी इसका क्रेज आ चुका है। ऐसे में आप में से अक्सर काफी सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार भाई, कुछ ऐसा चीज है बताओ जो साइकोलॉजिकली, बिहेवियरल वाइज, मेंटली हमको हेल्प करे, जिससे कि हम बहुत सारा पैसा कमा सके, बिजनेस में ग्रोथ देख सके, एक अच्छे लीडर बन सके। चलिए, आपको बिजनेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको लीडर बनना है, एक अच्छे लीडर बन सके। बिजनेस की नींव होती है सेल्स, सेल्स कर सके। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, तो मैं एकदम परफेक्ट गेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तोमर जी, कैसे हैं? अभिषेक सर, पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मंच साझा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और आपने इंट्रो में एक कमाल की 2 लाइन बोली हैं सर, मैं वहाँ से बात को उठाता हूँ। आपने कहा कि आजकल दुनिया पैसे के पीछे बावली हो चुकी है। एक अक्सर मैं ट्रेनिंग में बोलता हूँ, लोगों से बोलता हूँ कि पैसे को कभी भगवान मत मानिएगा। तो बोलते हैं सर, मतलब जैसे आजकल हम भगवान मानने लगते हैं, तो उन्हें लगता है मैं भी ज्ञान दूंगा कि ऐसे भगवान नहीं मानना चाहिए। मैं कहता नहीं नहीं, मेरा रीजन कुछ और है। बोले जी क्यों क्यों ना माने पैसे को भगवान? क्योंकि मैंने कहा आज तक भगवान किसी को मिला नहीं है। अगर आपने पैसे को भगवान मान लिया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पैसे को पैसा ही मानिए और आपको गारंटी से मिल जाएगा। एक आपने अभिषेक सर बहुत बड़ी बात कही कि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, बस मेरे कहने से थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए। अंतर क्या है? एक्चुअली मैं हमेशा एक शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया है सर। अच्छा मुझे बताइए सर, भागना और दौड़ना दोनों शब्द हमें लगते हैं एक जैसे हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ जमीन आसमान का अंतर है। बताता हूँ सर कैसे। सर, हम गली में से जा रहे हैं और कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए, तो उस समय हम भागते हैं या दौड़ते हैं? हम तब दौड़ नहीं, तब भागते हैं। भागते हैं, बिल्कुल। कुत्ते पुलिस से भाग रहे हैं। पुलिस लाठी चार्ज कर दे तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं या भागते हैं? भागते हैं। भागते हैं। बिल्कुल। जब आपकी इस एक्टिविटी का कोई पर्पस ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई गोल ना हो, आप रेंडमली भाग लें, आपको पता नहीं है इसका मंजिल क्या है, उद्देश्य क्या है, दैट इज कॉल्ड भागना। पर जब आप ओलंपिक में रेस में उतरते हैं, जब आप ग्राउंड में सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तब दौड़ते हैं या भागते हैं? दौड़ते हैं। दोनों एक्टिविटी सेम है सर। भागने में भी पसीना छूटता है, भागने में भी सांस फूलती है, भागने में भी आप थकेंगे, पर अफसोस कहीं पहुंचेंगे नहीं। दौड़ने में आपके पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप सुबह दौड़ने जाते हैं या रेस में दौड़ने जाते हैं ना सर, तो प्लानिंग करते हैं, ये वाले जूते पहनूंगा, ट्रैक सूट पहनूंगा, सुबह मॉर्निंग में उठूंगा, बादाम खा के जाऊंगा। तो जब आप कोई चीज़ सोचकर प्लानिंग के साथ एक्टिविटी सेम करेंगे तो वो दौड़ना कहलाएगी। लेकिन जब आप रैंडमली, पता कुछ नहीं है, दुनिया भाग रही थी हम भी भाग लिए, तो दैट इज कॉल्ड भागना। अफसोस ये है सर, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। और जो पैसे के पीछे आप जैसे लोग दौड़ रहे हैं, वो तमाम लोग पैसे कमा रहे हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, दौड़िए, खूब दौड़िए, बस भागिएगा मत ना। क्या ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, सिंपल तरीके से, नटशेल में। जब आप गोल के साथ एक गोल सेट करके पर्पस, जब आपके पास एक मकसद है, उद्देश्य तो है, वो दौड़ना हो गया। जी जी जी। और विदाउट गोल, जैसे कुत्ता, हाँ, तो दुनिया भाग रही थी तो हम भी भागे, हमें मालूम ही नहीं था सर। ओके, ओके। जी मुझे एक चीज बताइए, जब पैसे की बात छिड़ी है, जी जी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके अंदाज सर में सर सर जानना सर चाहूंगा। पैसे का ना आज के समय पे, बिल्कुल आपने सही कहा, सब भाग रहे हैं। जी बट ये ना बहुत ऐसा हो गया है कि किसी के लिए सफिशिएंट नहीं हो रहा है। जी मतलब मैंने देखा हुआ है कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो महीने का अपने बिजनेस या जॉब से 4 लाख कमाते हैं, विच इज अ वेरी डिसेंट सैलरी आज के समय पे, डिपेंडिंग ऑन विच एवर सिटी। और आप दिल्ली, मुंबई, पुणे में भी रुक रहे हैं, तो 4 लाख इज अ डिसेंट सैलरी अगर हाथ में आ रहा है। वो लोग भी परेशान है कि यार पैसा नहीं है। जी और ऐसे लोग भी परेशान हैं जो
महीने के 50,000 कमाते हैं और 4 लाख वाला परेशान है, तो 50,000 वाला तो स्वाभाविक सी बात है परेशान होंगे। तो ये थोड़ा-सा आप समझाने की व्हाट इज़ इनफ? कितना पैसा इनफ होगा? सर वैसे तो एक बड़ी अच्छी लाइन चलती है इस पे, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन मैं फिर भी इसको दूसरे लहजे में ले जाना चाहता हूँ सर। जो आपकी योग्यता के अनुसार आपको मिल रहा है वो आपको पर्याप्त होना चाहिए। तो जब आप पैसे को नापना शुरू करें तो मैं ये कहूँगा पैसे की बजाय आप अपनी स्किल्स, योग्यता और मेहनत को नापिएगा। अगर उसके बराबर आपको पूरा मिल रहा है, मान लीजिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ही स्किल्ड हूँ कि मुझे 25,000 रुपये मिलें, तो मुझे 25,000 मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर वो पर्याप्त है। लेकिन अगर मैं स्किल्ड ज़्यादा हूँ, मेहनती ज़्यादा हूँ, टैलेंटेड ज़्यादा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे 25,000 मिल रहे हैं तो फिर आप दुखी रहेंगे, तंग रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोलते थे ना, LHS इक्वल टू RHS, तो आप LHS को RHS से मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। और अगर वो मैच कर रहा है तो फिर मैं आपसे कहूँगा, एक टर्म होती है सर जो हमें ये सिखाया गया है कि संतुष्ट रहो। मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूँ सर। मैं कहता हूँ जो मिल जाए उससे खुश रहो, संतुष्ट मत रहो। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है। हमारी समस्या ये है सर, हम संतुष्ट तो इतने से हो जाते हैं और खुश इतने में भी नहीं होते। अब मैं एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूँ, एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। एक लड़का छत पे खड़ा हुआ था सर, केले खा रहा था। अब केले खाते खाते ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरा। वो अफसोस करते हुए बोला, यार मज़े तो ये ले रहे हैं, ज़िंदगी तो इनकी अच्छी है, देखो यार क्या हवाई जहाज़ में लोग उड़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, हम यहाँ छत पर खड़े हुए केले खा रहे हैं, हमें तो ज़िंदगी ख़राब है। ये कहते कहते उसने वो केले का छिलका नीचे की तरफ फेंक दिया। अब नीचे उसका निगाह गई कि एक आदमी उस छिलके को उठा के खा रहा था। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपको खुश रहना हो तो छिलके वाले को देखो, और जब तरक्की करनी हो तो हवाई जहाज़ वाले को देखो। हमारी समस्या ये है, जब खुश रहना होता है तो हवाई जहाज़ वाले को देख रहे होते हैं, और जब संतुष्ट रहना होता है, हाँ ठीक है इसको तो छिलके मिल रहे हैं, हम तो बहुत है। नहीं, थोड़ा सा अगर ये बारीक सा अंतर हम दोनों में समझ गए तो जीवन हमारा बहुत आसान बन जाने वाला है। और अगर आपने इसमें फिलॉसफी वर्ड यूज कहा है, मेरी कोशिश रहती है सर हम चीज़ों को बड़े प्रैक्टिकल और साधारण शब्दों में समझें। तो इस चीज़ से बाहर निकलने का अगर मैं एक आसान सा तरीका बताऊं सर, तो फिर मैं कहूँगा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि मैं ग्रैटिट्यूड शब्द को सर, मैंने थोड़ा बहुत शब्दों पे काम किया है, मैं ग्रैटिट्यूड शब्द को बोलता हूँ ग्रोटीट्यूड। मैं इसको ग्रैटिट्यूड नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ ग्रो एटीट्यूड। तो शब्द क्या बना? ग्रोटीट्यूड। अब देखो एक पंथ दो काज होने वाले हैं सर। ग्रेटिट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करने लगेंगे ना तो आप तरक्की भी करेंगे, पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे। देखिए सर, अजीबोगरीब बात देखिएगा, कारण बताता हूँ उसका। ग्रेटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं सर हम आभार। और आभार शब्द पे गौर करिएगा सर, किसी भी शब्द में जब आ शब्द मिला दिया जाता है तो उसका अपोजिट बन जाता है, मतलब विलोम बन जाता है। गमन, डिपार्चर आप देखते होंगे, तो फिर अराइवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आगमन। गमन का अपोजिट क्या है? आगमन। सफलता, असफलता। भार, आभार। जब आप ग्रैटिट्यूड कर देते हैं, आभार व्यक्त कर देते हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं, और हल्के इंसान को ऊपर उठाना आसान हो जाता है, प्रकृति के लिए भी, ईश्वर के लिए भी, और आपके साथी और दुनिया के लिए भी। तो फिर आप धीरे धीरे तरक्की करने लगते हैं, उठने लगते हैं ऊपर। और उससे बड़ी बात सर, आप खुश रहने लगते हैं। खुश कैसे रहने लगते हैं उसका, हाँ आपने कहा था ना भाई इतना मिलने के बावजूद भी लोग खुश क्यों नहीं है? मैं उसका रीजन दे रहा हूँ सर जी। इस दुनिया की, इस समाज की, इस देश की, हर मनुष्य की जो सबसे बड़ी समस्या है सर, हमारे समाज में कहिए, हमारे देश में कहिए, या आप तो इंडिविजुअलिज्म में कहिए, हमारे यहाँ आए हुए की इज्जत ही नहीं है सर, मिले हुए की वैल्यू ही नहीं है। आप और भाभी जी, मुझे नहीं मालूम अगर मैरिड है तो, आप और भाभी जी मिले हुए की, आए हुए की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है सर। आप और भाभी जी किसी शादी में चले जाइए, मैं गारंटी देता हूँ सामने वाले का पहला सवाल क्या होगा? बच्चे नहीं आए। जो नहीं आया वैल्यू उसकी है। आप और बच्चे चले जाइए, भाभी जी नहीं आई, भाभी जी और बच्चे चले जाइए, भाई साहब नहीं आए, आप तीनों चले जाओ, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, खाना खा लो। अरे लो, जो आ गया उसे कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें जो मिल गया उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, जो हमने हासिल कर लिया उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। जो नहीं मिल रहा ना, उसके लिए हम इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं, और हमारे दुखों का भी। और सर एक और कमाल की बात बताता हूँ, जो आपको चाहिए था
वो ना मिलने का भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मिल गया आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। समझाता हूँ सर कैसे। सर देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस बोलते हैं सर, जितना मुझे ज्ञान है, कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी फीलिंग और उनकी ना मेमोरी होती है। उदाहरण लेके बताता हूँ। एज ए स्पीकर, एज ए वक्ता, जब कभी हम स्टेज पर जाते हैं सर, तो स्टेज को टच करके पैर छू कर जाते हैं। मेरा सवाल सर, स्टेज तो नॉन लिविंग है, उसे कैसे पता चला कि आपने उसके पैर छुए? उसे कैसे पता मैंने उसके पैर छुए? और उसे पता ही नहीं है तो छू के रहे हो फिर? हम गाड़ी लेकर आते हैं तो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा ले जाते हैं, उस पर साथियाँ निकलवाते हैं, उसकी पूजा करवाते हैं। नॉन लिविंग गाड़ी को कैसे पता चला कि मेरी पूजा हुई है? क्यों ले जा रहे हैं हम, क्यों ढोंग कर रहे हैं? इसका मतलब हम जानते हैं ये ढोंग नहीं है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की फीलिंग और मेमोरी होती है। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी। राम जी जब तीर चला रहे हैं, अर्जुन जब तीर चला रहे हैं, तो तीर चलाने से पहले उसको नमन कर रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं इस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी क्या है, मेमोरी है। और अब जहाँ जिस पॉइंट पर मैं लाना चाह रहा हूँ सर, अगर आपने उसकी इज्जत नहीं करी जो आपको मिल गया, तो गारंटी देता हूँ सर, आपको वो कभी मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। और अगर आपने उसकी इज्जत कर ली जो मिल गया, तो गारंटी देता हूँ आपको वो मिल जाएगा। फिर जो आप सोच रहे हो 4 से 8 पे पहुँच जाऊँ, गारंटी से 8 पे मिल जाएंगे। सिद्ध करके बताता हूँ सर। मुझे चाहिए थी कार, ठीक है, मिली मुझे बाइक। अब बाइक तो मुझे चाहिए थी, अब मैं बाइक की इज्जत ही नहीं कर रहा, वैल्यू ही नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। ना मैं उस पर कपड़ा मारता हूँ, ना मैं उसकी टाइम पे सर्विस करवाता हूँ, ना प्रॉपर पेट्रोल डलवाता हूँ, उसमें कुछ छोटी मोटी कुछ लग जाता है तो उसे ठीक नहीं करवाता हूँ। और ये सब कुछ देख रही है वो कार जिसकी मेमोरी है, जो आपको चाहिए। और वो दूर खड़ी हुई कार क्या सोच रही है, चल सर, कि यार जिस आदमी पे इतनी सी बाइक का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसमें 1500 रुपये का पेट्रोल नहीं भरवाया जा रहा, 2000 रुपये की इसकी सर्विस नहीं करवाई जा रही, मैं इसकी ज़िंदगी में चली गई तो मेरी तो ये दुर्गति कर देगा। और कार डिसीजन लेती है, नहीं भाई इसकी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। और अगर आपने उस कार की रिस्पेक्ट, उस बाइक की रिस्पेक्ट की होती जो आपको चाहिए नहीं थी, आप उसे कपड़ा लगाकर साफ रखकर सर्विस करवा कर रखते, तो वो कार सोचती, यार जो इंसान उस बाइक की इतनी इज्जत कर रहा है, जो इसे चाहिए ही नहीं थी, उसे रानी बना के रख रहा है, तो मुझे तो महारानी बना के रखेगा। और वो कार खुद चल के आ जाती। अगर आपने उस 2 लाख की वैल्यू करनी शुरू कर दी, उस 1 लाख की इज्जत करनी शुरू कर दी, उस 50,000 की जो मिल रहा है, तो वो 5 लाख मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि इस 5,000 की इज्जत आप करें ना, तो वो 5 लाख मिल जाए। एक घर में 2 बेटे हैं सर, ठीक है, उनके घर में शादी हुई बड़े वाले की, उन्हें चाहिए थी स्कॉर्पियो। मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ, केवल उदाहरण दे रहा हूँ जी, कि उन्हें चाहिए थी स्कॉर्पियो दहेज में। अब शादी में मिली स्विफ्ट। ओहो, दुखी हो अब गए। उन्होंने इस बहू के क्या, जो लड़की आई है घर में, अब उन्होंने उसको क्या रखना शुरू कर दिया, तंग, परेशान कर रहे हैं, दुखी। बिल्कुल। ना खाने को दे रहे, ना कपड़े अच्छे पहना रहे, ना बिहेव अच्छा कर रहे, दुखी रहने लगी लड़की, परेशान रहने लगी। सर मेरा सवाल, अभी उनके एक बेटा और बचा हुआ है, क्या उस दूसरे बेटे की शादी में अब स्कॉर्पियो मिलने की कोई उम्मीद? स्कॉर्पियो छोड़ दो, स्विफ्ट मिलने की उम्मीद। वाओ। अच्छा स्विफ्ट छोड़ दो, ओके। शादी होने की उम्मीद। अरे मोहल्ले पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पता चल गया कि इन्होंने तो पहली बहू को ही बहुत तंग रखा हुआ है। अगर ये उस स्विफ्ट वाली को प्यार कर लेते, उसका ध्यान रख लेते, उसकी इज्जत रख लेते, उसको रानी बना के रखते, तो वो छोटा बेटा अभी भी बचा हुआ था। और इन्हें चाहिए थी स्कॉर्पियो, तो कोई और लड़की वाला सोचता कि यार जब इन्होंने इस लड़की की इतनी इज्जत की हुई है, तो अगर मैं स्कॉर्पियो दे दूंगा तो मेरी को कितना प्यार करेंगे, मेरी को कितना खुश रखेंगे। मिल जाती है ना स्कॉर्पियो, तो जो मिल गया उसकी इज्जत करनी शुरू कर दीजिए। अगर पैसे की साइकोलॉजी समझनी है, और मैं गारंटी देता हूँ सर, एक्चुअली वो 50, एक बात तो बताइए, वो 50,000 भी है क्या पैसा? जी, बिल्कुल। और वो 5 लाख भी क्या है? और वो 10 लाख भी क्या है? अब मैं इसे 10 लाख को पिता मान लेता हूँ सर, और 5 लाख को बड़ा बेटा, और 50,000 को छोटा बेटा। आप किसी के घर के छोटे बेटे की इज्जत नहीं कर रहे, और आप सोच रहे हो उसके घर का बड़ा बेटा आपके घर आ जाए, वो 5 लाख आपके घर आ जाए, और आप ये भी सोच रहे हो कि उनके पिताजी भी आपके घर आ जाएं। ऐसा संभव है क्या? तो मैं कह रहा हूँ छोटे बेटे की इज्जत करो, छोटी बेटी की इज्जत करो। एक दिन बड़ा बेटा भी ये देखने आएगा, मेरे भाई की बड़ी इज्जत है यार इस घर में, चलो मैं भी आऊँगा इस घर में चाय पीने, मैं भी इस घर में आऊँगा। वो 5 लाख भी आएंगे, फिर एक दिन पिताजी भी आएंगे, फिर एक दिन 15 लाख मम्मी भी आएंगी, एक दिन पूरा परिवार मिलकर 40-50 लाख आने लगेंगे। पर आपको उसके लिए करना क्या था? उस छोटे बेटे की जो छोटी रकम आ रही है ना, जो छोटा अमाउंट आ रहा है, जो छोटा पैसा आ रहा है, उसकी इज्जत करनी शुरू करिए। क्या बात है। मतलब मुझे जो समझ में आया है ये चीज़ है कि जर्नी के हर लेवल को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर आप बड़े उसमें जाना चाहते हो। डेफिनेटली वैल्यू करिए।
तो दोस्तों ये वीडियो भी आपके जर्नी का भाग बनेगा, रिस्पेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए अभी तक नहीं किया है तो मुझे इससे बहुत ही मतलब आप जिस हिसाब से एग्जांपल्स दे रहे हैं, आप तो उसके लिए जाने जाते हैं, इतने सिंपल तरीके से आप समझा रहे हैं, तो अब थोड़ा-सा हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि एक पहला एक-एक करके हम इश्यूज सॉल्व जी, करते जी, हैं। जी, जी, हाँ, हाँ। आज अगर कोई व्यक्ति देख रहा है इस वीडियो को और एज रेंज हमारा बहुत बड़ा है, 15 टू 60 तक जाता है। अच्छा, हाँ, क्या बात है! इतना बड़ा ख़ैर रेंज है। आपके चाहने वाले सर मैं देखता हूँ, नहीं, मैं खुद उनमें एक हूँ, मैं आपके वीडियो बहुत देखता हूँ। नहीं, 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 बस कृपा है आप सभी की। तो इतने बड़े रेंज है, अब सबका अपना अलग पड़ाव होगा, कोई गलत इस चीज़ में गए होंगे, जो भी है। अब कोई भी व्यक्ति, एक यंगस्टर हो या जो भी हो, वो आज सोचता है कि मुझे बिज़नेस चालू करना है, तो उसको पहला सबसे बड़ा चैलेंज दिमाग में ये आता है, यार इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा और पैसा है नहीं। तो पहला मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो भी दर्शक हमको अभी देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार एक बिज़नेस चालू करने के लिए तो ढेर सारा पैसा चाहिए, मेरे पास कौन-सा बैंक में 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास कौन-सा 50 लाख रुपए है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि बड़ा बिज़नेस करने के लिए बड़ा अमाउंट चाहिएगा। पर सच्चाई ये है सर कि अगर आप किसी को ये सिद्ध करके दिखा दें कि आप में वो टैलेंट है, वो आप में मेरी एक लाइन है सर, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भाई बिज़नेस करने के लिए पैशन चाहिए। पैसा तो मुद्रा लोन पे भी मिल जाता है। अगर आपने किसी को दिखा दिया कि आपके अंदर सच में वो जिद है, वो जुनून है, वो टैलेंट है, वो स्किल्स हैं जो आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए और वो आपके अंदर हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको पैसे देने वाले मिल जाएंगे। चाहे फिर आपको सरकार पैसे दे, चाहे आपको आपके दोस्त पैसे दें, चाहे आपको रिश्तेदार पैसे दें या फिर आपको इन्वेस्टर पैसे दें, पैसे देने वाले मिल जाएंगे। पर उस पैसे देने वाले को आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं पैसे लेने लायक हूँ। हमारी समस्या क्या है सर, हम ये चाहते हैं कि कोई हमें हेल्प कर दे। मैं ये कहता हूँ, आपने कभी गौर किया होगा, अगर मुझे 3 फीट की दीवार बनानी है तो क्या इसके लिए वो आपने देखा छत डालते हैं तो हमें सपोर्ट देनी पड़ती है, छत डालते हैं हाँ, तो हाँ, नीचे से बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल। लगाने पड़ते हैं। तो क्या 3 फीट की दीवार बनाने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है सर? तो सर जब आप छत तक पहुंचोगे तो सपोर्ट करने वाले निकल के आएंगे। आप 1-2 फीट में ये मत सोचो कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे। अभी आपने किया क्या है? हम क्या चाहते हैं, घर से निकलते ही सपोर्ट मिल जाए मुझे, नहीं। शुरू में लोग, आपने कभी एक नोटिस किया सर, एक बात, कभी मेरे एक मित्र हैं हिपो कॉर्पोरेशन के एमडी सुमित मिश्रा सर, ओके। उनसे एक दिन मैंने एक सवाल पूछा। अच्छा, चीज़ों को सर मैं बिहेवियर से जोड़ूंगा, मतलब चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन हो, मैं बिहेवियर से जोड़ूंगा। तो आपने कभी नोटिस किया है सर कि जैसे ही हम पाठ या पूजा करने बैठते हैं तो नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, इधर उधर के विचार आने लगते हैं। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। तो एक दिन मैंने सुमित सर से पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है? उनके बारे में मैं कहता हूँ एक्चुअली वो या तो काम की बातें करते हैं या राम की बातें करते हैं। तो वो बड़े ऐसे व्यक्ति हैं, धार्मिक, मतलब आध्यात्मिक, 37-38 साल के। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा, अमर भाई, भगवान जी के साथ एक मजबूरी है। भगवान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राक्षस तपस्या कर रहा है, मनुष्य कर रहा है या देवता कर रहा है। भगवान जी के साथ ये है कि अगर तपस्या पूरी हो गई तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, फल देना पड़े। आपने देखा, हमने तो पढ़े हैं कि राक्षसों को भी आशीर्वाद मिले। तो बोले होता क्या है, जैसे ही आप पाठ करने बैठते हो तो भगवान पहले ये चेक करते हैं डिजर्व भी करता है, लायक भी है या नहीं। मैं सबको कैसे दे दूं आशीर्वाद, सबको कुछ भी कैसे बना दूं? तो वो क्या करेगा, शुरुआत में ही आपको डिस्टर्ब करनी शुरू करेगा। और अगर आप शुरू में डिस्टर्ब हो गए तो भगवान का काम आसान हो जाता है कि चलो यार निकल गए, बढ़िया है। आपने कभी देखा गवर्नमेंट एग्जाम्स की जब 5,000 वैकेंसी आती हैं तो फॉर्म भरे जाते हैं 30 लाख। तो 30 लाख में से पहली बार जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम रिटन बोलते हैं, उसमें से कितने लिए जाते हैं? 5,000 हैं तो 10,000 लेंगे वो। बिल्कुल। तो वो 4,90,000 को वहीं निकाल देते हैं। करेक्ट। तो भगवान जी भी ऐसे ही करते हैं। तो भगवान जी ये देखते हैं कि ये देने लायक है भी या नहीं भी। है। तो एक्चुअली जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो कुछ लोग आपके आसपास देख रहे होते हैं कि ये देने लायक है भी या नहीं है, सपोर्ट करने लायक है भी या नहीं है, कुछ दिन एफर्ट करेगा या नहीं है। देखो सर, होती क्या है, 3 तरह की विल पावर होती है। ठीक है। एक होती है आइस विल पावर, आइस। ठीक है। एक होती है चॉकलेट विल पावर, और एक होती है आयन विल पावर। आप नाम से ही समझ गए होंगे, आइस समझ गए। कल ऐसे लोग जो एक ही बार में 2 सेंटेंस बोलते हैं, कल से जिम जाऊंगा, अभी तो गर्मी, अगले महीने जाऊंगा, मतलब उनकी विल पावर इतनी है, सेंटेंस में खत्म हो जाएगा। आइए आइस में आ गए, जरा से में पिघल गई। चॉकलेट वाले 2-3 दिन जाएंगे, चौथे दिन गायब हो जाएंगे। आयन विल पावर वाले जो 20-25 दिन लगातार जाएंगे, फिर जाते ही रहेंगे। तो सपोर्ट करने वाला भी ये देखता है कि ये कौन से वाला है, ये आयरन विल पावर को देंगे। हाँ। तो जब उसे पता चल जाता है ये आयन विल पावर, मैं गारंटी देता हूँ देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, सपोर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, पर तब जब आप लायक होंगे। तो आपको सिर्फ अगर पैसे की समस्या है
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी स्किल से डिस्प्ले कर दीजिए, आप अपना टैलेंट डिस्प्ले कर दीजिए, आप अपना जुनून डिस्प्ले कर दीजिए, आप अपनी नॉलेज डिस्प्ले कर दीजिए, कोई ना कोई आपको पैसे की सपोर्ट कर देने वाला है। एक चीज़ और यहाँ ऐड ऑन कर दूँ सर, मेरा एक बड़ा क्लोज है मेरे टॉपिक, हालांकि काफ़ी पॉडकास्ट पे बोल चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो वीडियो बात यहाँ तक भी पहुँचे। मैं तो कहता हूँ किसी दोस्त या रिश्तेदार से मांग लेना पैसा। एक्चुअली देयर इज अ टर्म जिस पर मैं आजकल बहुत काम कर रहा हूँ सर, दैट इज कॉल्ड ट्रैपिंग। ट्रैपिंग कुछ चीज़ें, उस पर पूरा विषय पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मनुष्य को पॉजिटिव कर सकती थी, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती थी, जो हमारे युवाओं को बहुत आगे बढ़ा सकती थी, बड़ी चालाकी के साथ हमें उनके प्रति नेगेटिव कर दिया गया। उनमें से एक डायलॉग है, कभी भी अपनों से पैसे मत लेना, कभी भी रिश्तेदार या दोस्तों से पैसे मत लेना। करेक्ट। कारण बताऊं सर, अभी आपने सवाल पूछा था कि लोगों में जुनून भी है, टैलेंट भी है, सब है, पर दिक्कत किस चीज़ की है? पैसे की। और उन्हें मालूम था कि सच में इनके अंदर टैलेंट है, जुनून है, स्किल्स है, सब है, पर इन पे पैसे ही नहीं है। और इन्हें मालूम था अगर रिश्तेदार और दोस्तों ने आपस में मिलकर इनकी हेल्प कर दी तो ये बड़े आदमी बन जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में एक फितूर घुसाया हुआ है कि कभी भी रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे मत लेना। मैं उल्टा कहता हूँ, अगर आप में टैलेंट है, दम है, स्किल्स है, तो आज ही रिश्तेदार के पास चले जाओ, आज ही दोस्त के पास चले जाओ, 10% का पार्टनर बना लो, 20% का पार्टनर बना लो, उसे पूरा प्लान दिखाओ, उसे अगले 5 साल का विजन बताओ, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये बड़ी चालाकी से रोका गया है सर। मैं इन पे 4-5 एक्चुअली भारत जैसे देश में, अभिषेक सर, आप, मैं कई बार ताज्जुब करता हूँ, भारत जैसे देश में, और ये इसे मैं बोलता हूँ सर ट्रैपिंग, और बाकायदा इस पे पिछले 25-30 साल से काम हो रहा है सर। ओके, उदाहरण देके 25-30 साल से। हाँ, वो तो काफी लंबे समय से रहा है। ठीक मैं है। बताऊंगा अभी आपको कैसे कैसे जी। 4-5 उदाहरण देता हूँ सर। बिल्कुल। उनमें से एक उदाहरण देता हूँ पहले आपको। भारत जैसे देश में मैं चुनौती के साथ कहता हूँ सर, ये होम लोन तो अब 8-10 साल पहले आए हैं सर। भारत जैसे देश में जिसमें आज तक एक भी मकान किसी रिश्तेदार की मदद के बिना नहीं बना, मैं चुनौती देता हूँ सर, किसी से पूछ लेना आप, जब उसने मकान बनाया होगा तो बुआ जी ने 10,000 रुपये दिए होंगे, किसी दोस्त ने 20,000 ला के रख दिए होंगे, किसी फूफा जी ने कहा होगा अच्छा जब तुझसे पे बन जाए, जब देना भी तो रख ले, किसी दोस्त ने कहा होगा एक काम कर, हमारे देश में तो 10% गाड़ियाँ दोस्तों के नाम पे हैं सर, जो EMI चल रही है उनकी। ऐसे देश में लोगों को ये बताया जाता है रिश्तेदार किसी काम नहीं आते, दोस्त किसी के काम नहीं आते। भारत जैसे देश में जिसमें लड़की की शादी, चुनौती के साथ देता हूँ सर, 90% लड़कियों की शादी किसी ना किसी रिश्तेदार की मदद से होती है। इवन हमारे यहाँ तो ये भी सोचा जाता है सर, कान के कुंडल वो बुआ जी दे देंगी, हार वो मौसी दे देगी। उस देश में पिछले 40 सालों से ये समझाया जा रहा है, 30 सालों से ये दिमाग में बच्चों के, ये जो जैन जी है ना, इसके दिमाग में मोबाइल पे ही पैदा हुए हैं। और मैं इन बच्चों की गलती नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं सर, इन्हें मोबाइल पे बताया ही क्या जा रहा, रिश्तेदार ऐसे होते हैं, दोस्त किसी काम नहीं आते, रिश्तेदार किसी काम नहीं आते। मैं कहता हूँ, मैंने अपने बेटे से एक बात बोल रखी है सर, बेटा जब काम आएंगे दोस्ती काम आएंगे, याद रखना। मैंने कहा नेटवर्क स्कूल में ऐसा बना, दोस्त बना जो तेरे दोस्ती काम आने हैं जिंदगी में, जब भी काम आने हैं। एक्चुअली उन्हें मालूम था कि अगर ये इस बात को समझ गए तो ये एक दूसरे की हेल्प करके क्या बन जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, कामयाब बन जाएंगे। हमें रोक दिया गया। 2-3 उदाहरण और दे देता हूँ सर ट्रैपिंग के। एक ट्रैपिंग का उदाहरण और दे देता हूँ। आपने आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बिल्कुल। दूसरे हंसते मुस्कुराते लोग बहुत कम मिलेंगे सर। उसका रीजन बता दूं सर, ये भी ट्रैपिंग है। अच्छा, आपको पॉजिटिव बोलते हुए लोग नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। उन्हें उसका कारण बताता हूँ। इन्हें मालूम था कि अगर हमने पॉजिटिव बोला, सकारात्मक बोला, पावरफुल बोला तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम खुश रहने लगेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा नेटवर्क अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेंगे रिलेशंस अच्छे होंगे, पॉजिटिव रहेंगे बिजनेस अच्छा होगा, हम तो तरक्की कर जाएंगे। तो पता इन्होंने हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया, अरे ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। और हम लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया पॉजिटिव। अब हम सारे दिन नेगेटिव बोले जा रहे हैं, सारे दिन नेगेटिव बोले जा रहे हैं, सारे दिन नेगेटिव वाले। और मैं एक, अभिषेक सर, एक हमेशा बात कहता हूँ कि मुझसे कोई पूछे, मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया है सर, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बहुत किया है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अभिषेक सर कि ईश्वर शब्द पर ही संधि विच्छेद कर लो। ईश्वर, तो मैं इसकी संधि विच्छेद ऐसे करता हूँ, ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके भगवान हैं। अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, 24 घंटा सारे दिन हमें पॉजिटिव कैसे नहीं बोलने दिया। चलो अगला उदाहरण देता हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगा सर। इन्हें मालूम था पॉजिटिव बोलेंगे कामयाब हो जाएंगे, तो हम सबके दिमाग में क्या फितूर बैठा रखा है, कभी आपके साथ कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो तो किसी को बताना मत, नहीं तो नज़र लग जाएगी। अब हम पॉजिटिव तो किसी को बता नहीं रहे। अब कोई पूछ ले, और अभिषेक भाई काम कैसा चल रहा है? अभिषेक भाई ने पूछा, अमर भाई कैसा काम चल रहा है? अरे क्या बताऊँ यार अभिषेक भाई, बहुत परेशान हूँ, बस दुखी हूँ। क्यों? अच्छा बता दूंगा तो क्या लग जाएगी? नज़र। अब इन्हें लोगों को यही नहीं मालूम
मैं कहता हूँ कि मंत्र किसको बोलते हैं सर? आपसे कोई बोले मंत्र किसको बोलते हैं सर, कि कोई भी मंत्र किसी ने बताया, मान लो ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, तो उसे कितनी बार बोलने के लिए कहा जाता है? 108 बार, 51 बार, 21 बार, 1100 बार। क्यों सर? पहली बार में वो मंत्र क्यों नहीं है? अगर मैं एक ही बार बोल दूं तब क्यों नहीं है वो मंत्र? इसका मतलब एक बार में केवल वो शब्द है, पर जब उस शब्द को 108 बार बोल दिया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और मैं ये कहता हूँ ये ओम नमः शिवाय पर ही लागू नहीं होता, ये धरती के किसी साधारण शब्द पर भी लागू है। अगर आपने कोई सेंटेंस, कोई शब्द बार 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 रिपीट कर दिया तो वो शब्द अभिमंत्रित होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मंत्र में। और अगर वो मंत्र बन गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे सत्य सिद्ध होने से नहीं रोक सकती। अब आप सारे दिन क्या बोल रहे हो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और दिन में बोल रहे हो 25-30 बार बन गए मंत्र, और मंत्र को सच होने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप हम सारे दिन क्या, अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, आप परेशान हूँ 25-30-50 बार में ये क्या बन जाता है? मंत्र। और मंत्र क्या है? जो सत्य होना ही है। अब दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। तो हमने नेगेटिव बोल बोल के, बेकार बोल, दुनिया मतलब ये रिश्तेदार ऐसे, अब लोग क्या बोलते हैं, नहीं सर ऐसे ही हैं। मैंने कहा हाँ सच में ऐसे ही हैं, पर ये आपने बनाए हैं, ऐसे थे नहीं, क्योंकि आपने ऐसे मंत्र बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि यह कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। आपने बोल बोल के दुनिया ऐसी, ये ऐसी, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है। पैसे के बारे में देख लीजिएगा। लास्ट ट्रैपिंग बताता हूँ सर जी। सबसे बड़ी ट्रैपिंग तो पैसे के बारे में की गई है। सबसे बड़ी ट्रैपिंग हमारे समाज में पैसे के बारे में की गई है सर। पैसे को हमारे समाज में पॉजिटिव दिखाया गया है, नेगेटिव ही दिखाया गया है। भाई भाई में क्या डाल देता है? कलेश करवा देता है, दरार डाल देता है, रिश्ते बिगाड़ देता है। और मैंने थोड़ी देर पहले कही थी सर, हर नॉन लिविंग चीज की क्या होती है? मेमोरी, बिल्कुल, फीलिंग्स होती हैं। बिल्कुल। अब दो भाई बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, मैं और अभिषेक भाई बात कर रहे हैं, यार पैसा तो भाई भाई में क्या डाल देता है? दरार। और ये बात गेट पर खड़ा हुआ पैसा सुन रहा है, वो कहता नहीं यार भैया के घर में दरार नहीं डालूंगा, भैया के घर नहीं जाऊंगा, पैसा मुड़ के वापस ही चला जाता है। वो कहता ना भाई तुम एक काम करो, बिना दरार के रहो, मैं तुम्हारे घर आता ही नहीं। और ये कैसे डाले गई वो बताता हूँ सर, ये भी ट्रैपिंग है सर। पुरानी हिंदी फिल्मों पे गौर करिए सर, ठीक है? पैसे को विलेन के तौर पे दिखा गया, हीरो के तौर पे। मुझे बताइए बड़ा बंगला किसके पास दिखाते थे? विलेन के पास। विलेन के पास। लंबी कार, एम्पाला लंबी कार, विलेन। महंगी सिगरेट, महंगी सिगार, विलेन। सूट बूट, विलेन। और हीरो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। हीरो हमेशा या तो मैकेनिक दिखा गया, कूली दिखा देते हैं, मैकेनिक, कुली, मजदूर। क्या दिमाग में क्या बताया सर? अनकॉन्शियस ब्रेन में हमारे क्या बैठाया गया कि अगर हीरो कहलाना चाहते हो, महान कहलाना चाहते हो, तो गरीब बने रहना, क्योंकि पैसा आते ही तो तुम्हें क्या बना दिया जाएगा? विलेन। और हमारे समाज में चल क्या रहा है? बाबा रामदेव कैसे पेश करता है मिडिल क्लास बाबा रामदेव को? और बहुत बड़ा ठग है, दुनिया को आंख मार मार के, और ये तो करोड़ों रुपए कमा। मैंने कहा तुम्हें कैसे ठगाया भाई बाबा ने? बताना जरा, कैसे ठगाया बाबा ने? हर बिजनेसमैन को, अंबानी जी को, अडानी जी को, कोई बिजनेसमैन उठा लो हमारे देश में, उन्हें कैसे पेश करते हैं हम लोग? जिसने भी पैसा कमा लिया, हमारे यहाँ तो डायलॉग चल रहा है ना, पैसा जमीर बेच के कमाया जाता है। मैंने कहा भाई साहब नहीं, ट्रेडिंग करके भी कमाया जाता है भैया, मोटिवेशनल स्पीकर बन के भी कमाया जाता है, क्रिएटर बन के भी कमाया जाता है, बिजनेस ओनर बन के भी कमाया जाता है। पर दिमाग में क्या बैठा रखा है कि पैसा जमीर बेच के कमाया जाता है। नेगेटिव ही बनाया गया है। नेगेटिव, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दो काम कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो इतनी रिक्वेस्ट है कि जीवन में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, और ये सर यहाँ घटना भी घटेगी। अच्छा। अभी नीचे कमेंट आएगा, और उस कमेंट में एक लाइन होगी, बोलना बहुत आसान है। बिल्कुल। अभी मुझसे मेरा एक पॉडकास्ट था, उन्होंने, सर ने मुझसे पूछा कि सर अभी लोग कहेंगे कि बोलना बहुत आसान है। मैंने कहा सर क्या बोला आपने? बोले जी बोलना बहुत आसान है। मैंने कहा सर मेरा भी यही पॉइंट है। बोले जी मतलब? मैंने कहा यार बोलना बहुत आसान है तो कम से कम आसान काम तो कर लो। अगर आपको सच में लगता है बोलना बहुत आसान है तो मेरे कहने से आसान काम करके दिखाओ ना। बोलो 24 घंटे में बहुत खुश हूं, बोलो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, बोलो यार मेरी तो जिंदगी बहुत बढ़िया है, बोलो यार भगवान ने बहुत दिया है, बोल के दिखाओ ना। अगर आसान है तो, आसान काम ही नहीं हो रहा। ये सेम चीज होती थी स्टार्टिंग में, अरे YouTube पे तो बोलना बड़ा आसान है, YouTube तो चालू करके YouTube से कमाते। मैंने बोला आप कमाओ को 10 वीडियो डाले बंद हो गए लोगों के। बोले अरे अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही, व्यूज ही नहीं आते, ये नहीं आ रहा है। मतलब पहले 700 वीडियोस डालो फिर जाके टिप्पणी करो। सर मैं आपकी तरफ से
आप तो खैर यूट्यूब के एक बड़ा नाम, बड़ी नहीं, शख्सियत हैं, और तमाम उन लोगों की तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन, हम जैसे छोटे जितने भी लोग हैं, मैं तमाम लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमने जो गुजारे वो दिन काले नहीं देखे, तुमने हमारे दर्द भरे नाले नहीं देखे, और आपको समर्पित सर कि हमारे सर का ताज देखने वालों, तुमने हमारे पाँव के छाले नहीं देखे। वो मेहनत नहीं देखी जो दिन रात लग रही है। ये बोलना सच में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो और मैं तो कहता हूँ अगर आसान है तो कृपया करके करिएगा इस काम को, करिएगा इस काम को। क्या मतलब बेहतरीन तरीके से आप लोग समझा रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस तो इसके बाद पार्ट 2 भी बोलने वाली है। लेकिन कमिंग बैक टू अनदर एस्पेक्ट, हम पैसे की जब बात कर रहे हैं तो मुझे एक और चीज समझनी है। आपने ये बहुत सही चीज कही, मैं इस पे एग्री करता हूँ कि हमारी सोसाइटी में पैसे को एक विलेन ही बताया गया है कि अगर किसी ने बहुत पैसा कमाया तो गलत काम ही किया होगा। जैसे आपने बाबा रामदेव जी का एग्जाम्पल दिया, ये सारी चीजें दी है। उद्योगपति में भी यही होता है, यार गलत काम करते हैं लोग, करप्टेड है, करप्शन के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया गया है। अभिषेक सर, पिछले सवाल के जवाब में अगर आप कहें तो मुझे आप बिल्कुल बिल्कुल 30 सेकंड और बात कहूं। आप बिल्कुल बोलिए। सवाल ये महत्वपूर्ण था कि वो पैसा आए कैसे। हाँ, एक्चुअली सर हमें क्या लगता है, मैंने कहा था स्किल्स, टैलेंट, हुनर। मैं अपने तमाम सुनने वालों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जब मैं सेल्स पर बोलता हूँ सर, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे ताऊ जी के बेटे जिनको मैं आइडियल मानता हूँ, राजीव चौधरी जी, वो मेरे आइडियल आदर्श हैं। उनकी एक लाइन, मतलब इतना कमाल की बात वो बोलते थे, वो ये कहते थे सर कि भरे को भरती है दुनिया मदाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम। अभिषेक सर मुझे ये बताइए, पानी की जरूरत रेगिस्तान को है या समुद्र को है? रेगिस्तान को। फिर सारी नदियां और दरिया रेगिस्तान में क्यों नहीं गिर रही? गिर कहाँ रही हैं जाके? एक्चुअली जो ऑलरेडी भरा हुआ है सर, उसे ही दुनिया भरेगी। हमें क्या लगता है कि मैं जाकर ये कहूँ जी मेरे पास काम नहीं है, अरे सर मेरी मदद कर दो, नहीं करेंगे। मेरे कहने से थोड़ा सा उल्टा कर लो, भरे जाओ, भरे। मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ सर, मेरा गांव है चिरोड़ी, और तमाम ये देश में ये नियम, हमारे घर में बुआ जी या बेटी आती हैं। देखो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल, अच्छा मैं मेरे बारे में ही कहा जाता है सर मैं कोई वो काम नहीं करता जो यूट्यूब और गूगल कर दे, मीन्स बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बिल्कुल, वो दिख ही रहा है। भरे को भरती है का उदाहरण देता हूँ सर। हमारी बहन आई या हमारी बुआ जी आई सर, और वो खाली हाथ आई, तो हम चलते समय भेंट के तौर पे बोलते हैं, मान के तौर पे 100 रुपये दे देंगे। लेकिन सर अगर वो 1 दर्जन केले लेकर आई होती तो भी हम 100 रुपये देते क्या? फिर हम क्या सोचते हैं, यार 80-90 के तो यही ले आई, तो अब उन 100 की जगह हमें कितने देने, उन्हें 250 रुपये भेंट के तौर पर। और अगर वो एक मिठाई का डब्बा भी ले आती तो फिर हमें लगता है यार 300-400 तो इनके ही खर्च हो गए, तो हम उस 250 को कितने में बदल देते, 500 में। और अगर वो एक जोड़ी कपड़े भी ले आते हमारे बच्चे के, तो अब 2100 लेकर जाती। मेरा सवाल, ये 100 रुपये से 2100 तक पहुंची कैसे? जितना वो उधर से भरी हुई आई, इतना वो इधर से भरी हुई गई। मैं तमाम सुनने वालों से कह रहा हूं, अगर मार्केट से भरे हुए आना चाहते हो तो सुबह घर से भरे हुए जाओ। किससे? नॉलेज से भरे हुए जाइए, एनर्जी से भरे हुए जाइए, उत्साह से भरे हुए जाइए, जोश से भरे हुए जाइए, और फिर उधर से पैसे से भरे हुए आ जाइएगा। कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर देगा, कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर कर देगा, कोई ना कोई आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर देगा। पर आप खाली जाएं और फिर सोचें कि मुझे कुछ दे दो, नहीं देने वाले।